स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा ना। चलो चलो, तो यहाँ पे हैं फिलहाल मेरे पास 16 स्टूडेंट्स हैं, कम है वैसे इस बैच में बच्चे। चलो बच्चे, तो जल्दी से अपना बच्चे टॉपिक नेम डालो, एजियोट्रोप्स। सबसे पहले बच्चे डालिए एजियोट्रोप्स। अरे ये क्या हो गया, पेन ले लेते हैं। एजियोट्रोप्स। चलो, अब क्या काम करेंगे बच्चे, मैं ना यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बजाय कि पैराग्राफ में डेफिनेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर मैं पॉइंट्स बना के लिखाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से भी समझ में आएगा। तो आप लोग मेरे साथ पहले पॉइंट्स लिखेंगे। गुड इवनिंग शालिनी। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले मेरे साथ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद मैं उन पॉइंट्स को आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे लिखो कि भैया एजियोट्रोप्स वो होते हैं, कौन होते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चे, वही आपके एजियोट्रोप्स बनाते हैं, वही आपके एजियोट्रोप्स बनाते हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन ने एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल दो, एजियोट्रोप्स बोल दो, अगर एजियोट्रोप्स बना लिया आपके आइडियल सॉल्यूशन ने तो उनको हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू फॉर्म एजियोट्रोप्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड है बच्चे, यहाँ पे हम बाइनरी मिक्सचर लेते हैं। जो एजियोट्रोप का मिक्सचर होता है बेटू, वो बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर मतलब समझे ना, है ना। सोल्यूट, एक ही सोल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, बोलो हाँ के ना। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो बेटा। जिसका माइक का इशू है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, अदरवाइज अनम्यूट करके हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, सेम कंपोजिशन लिखो, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। क्या हुआ मतलब, चलो साथ साथ ही समझा देते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है बच्चे, लिक्विड है, लिक्विड है, ठीक है। किसका लिक्विड है, सपोज ए और बी दो टाइप के लिक्विड है, ठीक है। अब ए का मोल फ्रैक्शन काई ए होगा और भैया काई बी होगा। मैंने आपको बताया था और आपने पढ़ा भी होगा कि काई ए और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। अब भैया इनके वेपर भी बने होंगे वेपर फेज में, वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटू, वाई एंड वाई बी। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि काई ए इज इक्वल टू वाई ए, काई बी इज इक्वल टू वाई बी। अगर आपका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज में भैया सेम नहीं हुआ तो आप उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। फिर लिखिए आगे बच्चे, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी, अभी लिखो पॉइंट, ठीक है। इसको हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अरे बहुत मस्त टॉपिक है, इजी टॉपिक है और फ्री के नंबर होते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, लिखो इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा वो हो गया, समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ बेटा। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिक्स पॉइंट मैं यहीं पे लिख रही हूँ, बिहेव एज अ, जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड। तो ये बच्चे ये सारी की सारी डेफिनेशन ही एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोप बोल दो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गए, ये सारा ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। बस मैंने आपको क्या किया, पैराग्राफ की जगह आपको पॉइंट में लिखवा दिया, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा रिकॉल करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। अब हम समझते वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। क्या बच्चे, कोमल? फिफ्थ वाला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल के बाद डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। वाई ए वाई बी बच्चे, मैत्री वाई ए वाई बी है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। लिख दूं क्या मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज,
ठीक है, और काई बी क्या है, वाई बी है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और काई बी क्या है बेटू, बताओ मुझे, मोल फ्रैक्शन इन, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन इन, ठीक है। इसको आप कोई भी नेम ले सकते हो, जरूरी नहीं है वाई बी लेने, क्योंकि आपके सब स्टैंडर्ड बुक्स में वाई बी लिखा होता है, तो इसलिए हम टीचर्स भी वही बोल देते हैं वाई बी, लेकिन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, पता चले तुम वेपर फेज में भी काई बी ले लो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी ताकि ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो जाएं। तो आई होप कि तुमने ये लिख लिया हो अच्छे से, सुंदर सी राइटिंग में, ठीक है। yes, चलो अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चे इथेनॉल और पानी का, इथेनॉल और पानी का, ठीक है। ओके, तो आपको पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब मेरे बच्चों को पता है, राइट। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये तुम्हारे पास फ्लास्क है, फ्लास्क में मैंने तुम्हें इथेनॉल और पानी का मिक्सचर दे रखा है, जाके सेपरेट आउट करके आओ, जाके इथेनॉल अलग करके आओ और पानी अलग करके आओ। तो तुम कैसे करोगे बच्चे, इसके लिए जो टेक्निक होती है वो होती है बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो है इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी सुनना, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, जैसे ये आपका फ्लास्क है ना, इसमें आपका इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, राइट, दोनों आपस में मिसिबल है, राइट। चलो फिर मैंने क्या किया, इसको जो है कंडेंसर से फिट कर दिया भैया, ये कंडेंसर है, ठीक है, और यहाँ पे एक और फ्लास्क पड़ा है भैया इस तरह से, ठीक है, और नीचे से भैया आप इसको हीट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, वैसे प्रॉपर तो नहीं बनाया है मैंने, लेकिन समझाने के लिए बढ़िया है। अगर मान लो इथेनॉल और पानी को मैं गर्म करूं तो सबसे पहले ऊपर किसके वेपर बनेंगे बच्चे, पानी के या इथेनॉल के, इथेनॉल के, क्योंकि मैम आपने बोला कि भैया 100 डिग्री से कम है, तो भैया वो पहले वेपर बना लेगा और वेपर बना के क्या करेगा, कंडेंस होके इस वाले फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, करे जा रहे हो तो भैया यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा आपको, ठीक है, और पानी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे आएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात, और ध्यान रखना बच्चे, इससे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप तभी कराते हो जब काई इज नॉट इक्वल टू वाई ए, ठीक है, एंड काई बी नॉट इक्वल टू वाई बी। जब दोनों का वेपर प्रेशर जो है वेपर फेज और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम नहीं होता, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया, इथेनॉल अलग कर दिया, तो आप मेरे पास लेके आ गए मैम ये इथेनॉल रहा, ये पानी रहा, फिर मैं कहूंगी क्या ये प्योर इथेनॉल है, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, कि भैया ये प्योर इथेनॉल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो अभी भी पानी है, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ पानी है। इथेनॉल की जो बच्चे कंपोजिशन होती है, परसेंटेज कंपोजिशन, वो 95% होती है और 5% होती है उसमें, 5% होता है उसमें पानी। यानी कि जो आप मुझे इथेनॉल लाके दिखा रहे हो बच्चे, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ पानी है। अब आप इसको कहोगे मैम एक बार हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोबारा कर लेते हैं, क्या पता हमें और इथेनॉल मिल जाए, करके देख लेना, इससे ज्यादा और प्योर आपको इथेनॉल नहीं मिल सकता। अब इस टाइम पे जब ये वाली कंपोजिशन आ जाती है, इस टाइम पे बच्चे हम इस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटू, बताओ सारे के सारे, एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे। अब वो यहाँ पे इससे ज्यादा भैया और प्योर नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर इसको बोलेंगे, किसको, इथेनॉल और पानी के मिक्सचर को। अब इसलिए मैंने बोला कि अब ये बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट होगा इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.15 केल्विन। इस वाले टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा, है तो मिक्सचर, मुझे भी पता है आपको पता है तो मिक्सचर, क्योंकि भैया इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, इथेनॉल में पानी है अभी, लेकिन क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक सेम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि भैया ये बिहेव कर रहा है एज अ प्योर लिक्विड, बिहेव कर रहा है। वी नो कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस पानी, लेकिन बिहेव एज अ प्योर लिक्विड, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे, अब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, और ये अब एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल होगा। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक होता है जियोट्रोपिक, एक होता है बेटू जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक क्या होता है, जिसमें मोल फ्रैक्शन, इसको आप बोल सकते हो जियोट्रोपिक में काई इज नॉट इक्वल टू वाई ए एंड काई बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जितना प्योर होना था भैया हो चुका, फर्दर आप उसको अब सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब भैया आप किसी मिक्सचर को सेपरेट ही नहीं कर सकते तो आप क्या बोलोगे, भैया बिहेव कर रहा है एज अ प्योर लिक्विड। क्लियर हुई बच्चे, सारी चीजें बताओ, ये सारे पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज करो, क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस मैम। ठीक है ना, डन है। हाँ, मेरी क्लास में वैसे मेरे वाले स्टूडेंट्स को पता है। हाँ हाँ शालिनी, भरे पड़े हैं जियोट्रोपिक मिक्सचर के एग्जांपल्स, बहुत बताती हूँ तुम्हें अभी। ठीक है, तो बच्चे ऐसा है मेरी क्लास में, मान लो तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई, ठीक है, और मैं पूछ रही हूँ कि बच्चा तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम क्या करो, उसमें क्या बोलते, चैट बॉक्स में थम्स अप दे दिया करो। हाँ, सलोनी कर रही है, चैट बॉक्स में थम्स अप, और एक मन करे तो स्माइली दे देना। ठीक है, चलो आगे चले क्या? यस मैम। चलो ये बना लिया क्या, वैसे फिगर बना लेना, ताकि ना कभी रिवाइज करना हो ना तो ज्यादा देर ना लगे। अगर ये भी आप डायग्राम देख लोगे बच्चे, जियोट्रोपिक का मतलब होता है जिसको आप फ्रैक्शनल, जिस मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। ए मतलब नहीं कर सकते, जहां पे ए लग गया आगे मतलब नहीं कर सकते, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप किसको, मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते हो। एक टाइम तक ही वो सेपरेट आउट होगा, उसके बाद एक फिक्स्ड कंपोजिशन के बाद यू कैन नॉट सेपरेट द मिक्सचर। विच मिक्सचर? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आगे चलो बच्चे, लिखो अब एजियोट्रोप। हाँ शालिनी बेटा, मैं एग्जांपल बताऊंगी, एक बार हम एजियोट्रोप के वो डिस्कस कर ले टाइप्स। तो बच्चे एजियोट्रोपिक मिक्सचर ना दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है, लिखो बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब देखो बच्चे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में कौन आएंगे? वो आएंगे भैया पॉजिटिव डेविएशन वाले आएंगे। कौन से आएंगे? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि भैया नॉन आइडल सॉल्यूशन ही आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, और नॉन आइडल में ही आप क्या पढ़ते हो बेटू, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ते हो। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में कौन आएगा? नेगेटिव डेविएशन वाले आएंगे। कौन से आएंगे? नेगेटिव डेविएशन वाले। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। वेरी गुड, कि भैया जो टोटल प्रेशर है, या बोल दो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो एक्सपेक्टेड से हमें ज्यादा मिलता था। यही करते थे ना, P1 नोट काई 1 प्लस P2 नोट काई 2 से, है ना? तो अगर बच्चे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग तो कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, इसका एग्जांपल समझेंगे अभी। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ बच्चे? वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर कम होगा। अगर टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हुआ, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नेगेटिव डेविएशन वाले कौन सी कैटेगरी में आगे बेटा, बताओ? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाली में आ जाएंगे। अब एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि भैया बिना एग्जांपल के तो काम नहीं चलता है। तो आपको जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वैसे अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं बच्चे, तो अगर तुम्हारे पास प्रदीप की बुक है तो वहां पे टेबल बना रखी है, 4-5 पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल दे रखे हैं, 4-5 नेगेटिव के। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी वाले ले रही हूँ जो कि तुम्हारे काम के हैं। अगर तुम प्रदीप वाले बस एक बार रीड कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज आपको मेन जो है फोकस करना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे। तो बच्चे पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है वही जो अभी मैंने दिया है तुम्हें, इथेनॉल प्लस पानी का एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन होती है 95.3 समथिंग होती है, और बाकी जो बचा 4 पॉइंट समथिंग वो होती है वाटर की। ठीक है, अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पूछोगे तो भैया होता है 351.3 केल्विन, प्योर इथेनॉल का बोलूं बेटा, और वाटर का होता है 373 केल्विन। ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक फिक्स कंपोजिशन के बाद ये और सेपरेट नहीं होगा, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटू?
एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर का लिखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन। आपको डाटा नहीं लर्न करना, आपको डेटा नहीं रटना है, सिर्फ समझो। हाँ हाँ दिशा, दिशा ऑलरेडी बच्चे ये अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो बच्चे 351.1 केल्विन का मतलब समझे हो क्या? कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, कोई बात नहीं दिशा, ठीक है। जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके प्योर वाले बॉइलिंग पॉइंट से कम है। देख पा रहे हो क्या बेटा? यस मैम। ऑब्जर्व कर रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोला बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला, ठीक है। ऐसे आप तीन चार एग्जाम्पल प्रदीप में देख सकते हैं। एक नेगेटिव का एग्जाम्पल बच्चे देख लेते हैं। ये पेन चेंज कर लेती हूँ। HNO3 प्लस वाटर का, नाइट्रिक एसिड प्लस पानी, पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 373 केल्विन, और HNO3 का मुझे देखना पड़ेगा, मैं लिख के आई थी 188 केल्विन, ठीक है। और इनका जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है 68% होता है इसका, और 32% होता है भैया पानी का। इस कंपोजिशन के बाद भैया और सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसे वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आएगा, और फ्री के 4 नंबर हैं, तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ के जाएंगे। जो हमें पता है इंपॉर्टेंट है, और जो आना है वो एक्चुअली वही हम करवाने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे बस हम यहाँ पे, ठीक है। ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। जितना कंसेप्ट जरूरी है उतना बताओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो बच्चे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 383 केल्विन। तो आप देख पा रहे हो क्या बच्चे? जो इसमें है नेगेटिव डेविएशन वाले केस में एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इनके प्योर वाले कंपोनेंट से। तो क्या मैं इसको बोल दूं ना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ये आई होप एजियोट्रोप वाला अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना करवाया। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ बेटू, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन एक बार वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करा दूं क्या मैं उसके बाद हम कम से कम 8-9 क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो, हाँ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इतना लिखो, नोट्स बनाया, नोट्स, हाँ नोट्स जरूर बनाना है। सॉरी, जितना अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना बेटा, उतना माइंड में रिटेन रहती हैं चीजें, वो भूलते नहीं हो। क्योंकि जो आप लिखते हो, सुनते हो, जो चीजें देखते हो, वो आपके माइंड में तो इफेक्ट डालती ही डालती है। तो इसीलिए अच्छा लिखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा लिखो, ठीक है। चलो, हाँ, एजियोट्रोप्स में इतना था। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी तो नहीं डिस्कस करेंगे, आज एक करेंगे, फिर जब आप मेरे को सेकंड टाइम मिलोगे उसके बाद हम 2 आगे वाली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोई बताएगा क्या? जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उनके नेचर्स पे डिपेंड नहीं करते। वेरी गुड, लिखो बच्चे। दोस प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखो बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन which solutions लिखो, which depends on number of solute particle and not on the nature of, या बोल सकते हो identity of solute particle कहाँ पे? सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, तो एक बात बताना बच्चे, यहाँ मैं एक फिगर बना रही हूँ, इससे पहले देखो, मतलब यहाँ पे हम भैया सोल्यूट की बात करने वाले हैं। तो एक बात देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने पानी लिया है सॉल्वेंट, सपोज पानी है, ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने, क्लोज कंटेनर है। अब मैं क्या काम कर रही हूँ? सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट ले रही हूँ। सपोज सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर, वो P0 है। अब एक बात बताओ बच्चे, जो सॉल्वेंट के साथ अगर मैं सोल्यूट ऐड कर दूंगी, सोल्यूट कौन सा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हो ना बच्चे?
नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटू? डज नॉट फॉर्म वेपर। छोटे छोटे पॉइंट है, लिखते रहे करो ये, अगर नहीं पता तो, जिसको पता है वो रहने दो, ठीक है। जो वेपर नहीं बनाते हैं, अगर तुम सोलवेंट के साथ सोल्यूट मिला देते हो तो भैया वेपर प्रेशर का क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास प्योर सोलवेंट था बच्चे, तो आपके पास पूरे के पूरे सरफेस पे, लिक्विड पे तो था ही, लिक्विड में तो था ही, बल्क में तो था ही, सरफेस में सिर्फ सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन भैया जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया तो कुछ सरफेस को सोल्यूट के भी पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, लाइक दिस। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो जितना पहले सोलवेंट का वेपर प्रेशर होना चाहिए था, विच इज पी नोट, अब उससे कुछ कम होगा। इसको मैं पी टोटल बोल सकती हूँ या पी सॉल्यूशन, कुछ भी बोल दो, हाँ या ना, बताओ। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप बिल्कुल, आप कहीं साइकिल पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, किसी पे भी जा रहे हो, आप बिल्कुल स्मूथली चल रहे हो, चलते चलते एकदम से आपको मिला बैरियर, ऑब्स्टेकल आ गया ना, अब भैया उसको तो क्रॉस करने में आपको लगेगी, दिक्कत होगी। ऐसे ही अब क्या हुआ बच्चे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए हैं सरफेस पे, तो जितना पहले वेपर बन रहे थे सॉल्वेंट के, उसके कंपैरिजन में अब जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का कम होगा। तो ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी, चाहे रिलेटिव लोवरिंग होगा, चाहे एलिवेशन होगा, डिप्रेशन या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में ये बार बार मैं रिपीट करूंगी कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालने से भैया, कौन सा सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल। कोई मुझे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एग्जांपल बताएगा क्या? NaCl। NaCl और सुक्रोज, और आने दो आंसर आने दो, सुक्रोज और मैम बेंजीन हो सकता है। बेंजीन बच्चे वोलेटाइल है, पहली बात तो ये, वो उड़ेगा कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत उड़ेगा, तो बेंजीन नहीं बोल सकते आप। पहली बात है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना है बच्चे, सॉलिड, ठीक है, वो सोलवेंट है, ठीक है। ओके मैम। ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, ठीक है, NaCl ले लो। अगर मैं बात करूं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की या नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझते हो ना, जो पानी में जो पानी में डालने के बाद आयंस नहीं देते, तो जनरली आपको जो है क्वेश्चन में सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज यही देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम एबनॉर्मल मास पढ़ेंगे, वहां बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे ही फोकस करते हैं। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई है। अगर मान लो मैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लूं या 1 मोल ऑफ यूरिया ले लूं, किसमें? सॉल्वेंट, पानी में ले लो, तो दोनों का वेपर प्रेशर तो आपको पता है डिक्रीज तो होगा, क्योंकि भैया आपने इस पानी में ग्लूकोज डाला और यूरिया डाला, तो भैया वेपर प्रेशर तो कम होगा। तो क्या जो वेपर प्रेशर कम होगा वो दोनों के केसेस में सेम होगा बेटा? मैम नो मैम। विल वेपर प्रेशर बी सेम और डिफरेंट? सेम। सेम होगा, एग्री कर रहे हो? वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम। कैसे होगा? देखो, अभी मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन लिखवाई है उसको एक बार रीड करना। नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करता भैया, आप चाहे ग्लूकोज लो, यूरिया लो, कोई अलग प्राणी का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लो, हमें इससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सोल्यूट देखो भैया, 1 मोल ग्लूकोज का डाला, 1 मोल यूरिया का डाला, जब दोनों के सोल्यूट पार्टिकल ही सेम है उसको मतलब नहीं है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों में से देखूं, कौन है यहाँ पे, दीपांशी और दीपांशु है, ठीक है, मुझे सिर्फ इनके मार्क्स से मतलब है, मुझे नहीं पता इनका नाम दीपांशी है उसका नाम दीपांशु है, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, ओके। तो अभी तो मैंने 1 मोल लिए हैं, दोनों के 1 मोल लिए हैं, लेकिन अगर मैं डिफरेंट मोल ले लूं तो भैया फिर वेपर प्रेशर अलग होगा। एक मिनट, शालिनी क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम कोलिगेटिव नहीं बच्चे, सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बेटा,
हाँ, वो अलग कंपोनेंट, जब हम वो जैसे तुम बोल रही हो अलग कंपोनेंट, जब वो हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे, डेरिवेशन कह रहे हो, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, तो हम उसमें देखोगे कि भैया मॉलिक्यूलर मास भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के साथ कैसे वरी करता है, ठीक है बच्चे, शालिनी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन यही है कि भैया दोज प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जब हम फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम, तो हम देखेंगे कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी टर्म्स आ रही, ठीक है। तो ये बच्चे बोर्ड के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रट लेना जो मैंने लिखवाई है लाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चे देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और सेकंड कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, RLVP। मैं इसको यही बोलूंगी बच्चे शॉर्ट फॉर्म में, RLVP, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हाँ, एक और चीज बच्चे, ये वाला ना आपके CUET में आ सकता है एग्जाम में, कि मान लो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको बच्चे ध्यान रखना है, अगर ये लिखा हो एग्जाम में ऑप्शन में कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, काटा मार देना, नहीं है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी फ्रीजिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। यस मैम। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किस वजह से कम हो रहा है? सोल्यूट की वजह से ही कम हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं इस चीज को। वैसे तो मैं डेरिवेशन जनरली नहीं कराने वाली हूँ आपको, क्योंकि वो हमें चाहिए भी नहीं, ना ही बोर्ड में आने वाली है डेरिवेशन, ना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली है। लेकिन इसकी छोटी सी है तो मैं बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं कि चेंज इन वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, तो क्या आप ऐसे निकालोगे क्या, P0 माइनस PS करके? P0 क्या है? लिखो यहाँ पे मेरे साथ लिखो, P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैं थोड़ा धीरे लिख रही हूँ क्या, थोड़ा फास्ट लिखूं क्या, ये सही है? सही है मैम। और PS क्या है बच्चे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताओ, चेंज कैसे निकालते हो? चेंज कैसे निकालते हो कि भैया कितना चेंज आया, पहले कितना चेंज था, बाद में कितना चेंज है, दोनों को माइनस करके चेंज निकाल लेते हो। तो भैया जब वेपर प्रेशर P0 प्योर सॉल्वेंट का है, जब आप उसमें से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, क्या चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। यस मैम। आ ही जाएगा कि मान लो प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर 100 सपोज, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता मुझे, माइनस सॉल्यूशन का सपोज उसमें से 60 हो गया, सो पहले 100 था 60 हो गया, तो चेंज कितने का आया? 40 का, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब देखो बच्चे, राउल्ट लॉ ने क्या बोला था? राउल्ट लॉ ने ये बोला था कि क्या बोला था कि P1 इज इक्वल टू P1 नोट काई1 बोला था। तो क्या मैं PS को लिख दूं क्या, PS नोट काई S या काई1, कुछ भी मान लो इसको आप, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो एक काम करती हूँ, मैं P0 को लिख रही हूँ, या एक काम करती हूँ, मैं इस S को ही हटा के ना P1 लिख देती हूँ, ताकि ना आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। P1 लिख दो, इसको P1 नोट लिख दो, ठीक है। तो P1 नोट माइनस P1 नोट काई1। अब क्या करो बच्चे, P1 नोट कॉमन ले लो, 1 माइनस काई1, ठीक है। ये डेल्टा P है, इसको नीचे ले आओ P1 नोट को, ठीक है। और 1 माइनस काई1 को क्या मैं काई2 लिख सकती हूँ क्या, बताओ? यस मैम। अच्छा, लिख दिया, ठीक है। अब ये काई2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपने प्रूफ कर दिया बच्चे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर गई? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर गई। जितना आपका सोल्यूट होगा उतना आपका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ध्यान रखना, जो ये डेल्टा P है बच्चे, ये क्या है?
ध्यान सुनना ध्यान से, ये है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं बात करूं डेल्टा पी बाय P1 नोट, ये है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही बच्चे फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल में पता नहीं चलता फिर क्या दे रखा है। रिलेटिव का मतलब बच्चे किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा P बाय P1 नोट क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जबकि डेल्टा P क्या है बेटू, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। समझ में आई बच्चे? आपको ये पूछ करने की याद नहीं, आप सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है? सेम लिख लिया होगा आई थिंक। चलो एक बार मैं फिर इसको यस मैम। P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट किसके बराबर आया था बच्चे, Chi2 के। Chi2 को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, N2 बाय N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन बोल रही हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूट बाय डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, हाँ या ना? और मैंने अभी बोला था कि भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, तो अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं क्या, P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट N2 बाय N1 लिख दूं क्या, बताओ? यस मैम। एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चे, गिवन मास बाय, बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। ये भी क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। एक ये वाला फॉर्मूला तो किसी भी हाल में नहीं भूलना, ये भूल गए तो गया पूरा का पूरा RLVP। अब आप क्या करेंगे बच्चे, सबका मतलब लिखेंगे जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो W2 का मतलब लिखो बच्चे, क्या है, W2 का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। W1 क्या है बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विद इन, किसमें होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम पर मोल में। M1 क्या होगा बच्चे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट, सोलवेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तो रट लिया, पता चला मतलब ही नहीं पता कि W2 M2 क्या है। तो मैं तो हमेशा W2 M2 करके ही चलती हूँ। 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को और 2 रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को, ठीक है? अगर आपने किसी और तरीके से लर्न कर रखा है, किसी ने WA बाय WB करके कर रखा है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि भैया कौन सा सोल्यूट का मास है और कौन सा बेटू सॉल्वेंट का मास है, ठीक है? क्या कहते हो, क्लियर हुआ? एक बार इनको ये वाला और ये वाला लर्न करना है बच्चे आपको। मैं देख लेती हूँ कुछ और रहा तो नहीं ना आपका। हाँ, शालिनी ने एक चीज पूछी थी, क्या मैम RLVP किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता क्या? करता तो है। एक बार देखो बच्चे, क्या मैं लिख सकती हूँ क्या कि जो आपका RLVP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के, हाँ या ना? यस मैम। इसको तो स्टार मार्क करो, लिख दो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आजकल ऐसे आने लग गया है, आया भी हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी ऐसा टाइप का क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने दूसरे में डाल दिया, पर करवाऊंगी जरूर। आपको क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास लिख दिया जाता है बेटा, और आपसे पूछा जाता है कि रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का ऑर्डर लगा दो। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू जो होगी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या होगी, कम होगी। और ये हर किसी में लगेगा, जितनी भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे सबके अंदर वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या तो एक आप जनरली लिख दो कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अलग अलग मेंशन करना है तो एज यू विश, ठीक है, यू कैन डू, ठीक है? तो मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बेटा तो RLVP की वैल्यू क्या होगी बेटू, बताओ? कम होगी, कम होगी, ठीक है? क्लियर है? तो इनको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी अच्छा मेथड है मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। चलो क्वेश्चन के लिए रेडी हो क्या? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। आप एक काम करेंगे बेटा, हैंड रेस करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है? 6-5 तक करेंगे, 6-5 तक जितना हो जाएगा वो ठीक है, बाकी तुम घर के लिए करोगे, ठीक है बेटा?
कंटेंट इतना ही है, चाहे आप किसी कहीं और से देख लो, किसी और कोचिंग सेंटर में देख लो, या मतलब यूट्यूब पे भी आप देखते हो, तो कंटेंट इतना ही है, इतना ही आपको एजियोट्रोप पढ़ना है, इतना ही रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है किसी भी जेई मेन नीट के लिए, और बोर्ड के लिए तो आपको पता है ये सफिशिएंट है, और सीयूईटी के लिए भी बस इतना ही सफिशिएंट है। क्लियर है? अब मेन आपको फोकस करना है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की फिर कोई फायदा नहीं है। चलो हैंड रेस करना बेटू, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज? बताओ, जूम कर लो क्वेश्चन को। बेंजीन एंड टोल्यूइन, वाटर एंड निट्रिक एसिड, वाटर एंड इथेनॉल, एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन। हाँ हाँ करो, रेज हैंड करो, मैं देखना चाहती हूँ 19 बच्चों में से कितने बच्चे बताते हैं। ओके, दीपांशु, शिवानी, मैत्री, कोमल, काजल, वेरी गुड बच्चे। और आओ सामने आओ, आपको आता है, आपको आता है, गलत बोलो चाहे, लेकिन आपको बताना है। जिसको अगर नहीं भी आता वो भी हैंड रेज करेगा। करो सारे के सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ओके तो मुझे बताएंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मुझे बताओ, किससे पूछूं? प्रेरणा, प्रेरणा आप बताओ। बताओ बेटा, जैसे भी आता है, गलत आता है, सही आता है, बताओ। बोलो बेटा। दीपांशी तुम बताओ फिर, दीपांशी शेरावत। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों नहीं बोल रहे? मैम वाटर एंड इथेनॉल। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में 2 पेयर है बेटा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, किसने बोला? नेम बता दो एक बार बेटा अपना। ओके तो काजल, ओके तो काजल ने बिल्कुल सही बोला। पहले तो देखो कैसे करोगे जिसको नहीं पता था। अभी मैंने बोला कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम होता है, या आप बोल सकते हो जिनका मोल फ्रैक्शन सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज में, और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले ही जो है एजियोट्रोप बनाते हैं। तो देख लो बेंजीन, टोल्यूइन, एनहेक्सेन, एमनेप्टेन तुम्हारा आइडियल के हैं, और वाटर एंड निट्रिक एसिड और वाटर और इथेनॉल तुम्हारे बच्चे किसके हैं? इसके, किसके? नॉन आइडियल के। तो वही एजियोट्रोप बनाएंगे। जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में दिक्कत है, तो मैंने ट्रिक बता रखी है कि आप कैसे याद रखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। आपके ग्रुप में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक तो आपको पता ही है, मिल जाता है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ बच्चे। If two liquid A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then A और B 2 लिक्विड है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहे हैं, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताओ बेटा। हाँ फर्स्ट। ओके तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में बच्चे अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे तो मत करो। दीपांशु तुम बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। एक बार दीपांशु बेटा फोर्थ ऑप्शन भी देखो। मैम फोर्स वाला। बच्चे इसमें ना देखो, इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। कुछ बच्चे ना जिनको कंसेप्ट आता है वो पक्का सेकंड और फोर्थ में फंसेंगे। पहले तो ये देखते हैं मिनिमम वाले कौन से शो करते हैं, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चे, ए बी इंटरेक्शन वीक होती है ए और बीबी से। तो इन्होंने क्या बोला बच्चे, इन्होंने ये बोला है कि वेपर प्रेशर तो ठीक बोला उन्होंने, इंक्रीज होगा, लेकिन इसका रीजन जो है गलत दे दिया। उन्होंने कहा कि मोर नंबर ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। नहीं भैया, जो इंटरेक्शन हुई है ना उनके बीच, अब वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन हुई है, जो बना है बॉन्ड, अब वो बन के बाहर निकलेंगे।
प्योर ए और प्योर बी बाहर नहीं निकलेंगे सॉल्यूशन से। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको मार्क करना है विच इज ऑप्शन 4 कि भैया ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए एंड बी बी। अगर किसी बच्चे ने ये सेकंड वाला ऑप्शन देखा होता है एग्जाम में तो वो यही टिक मार्क लगा के आता। तो अगर मान लो आप किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो कि भैया ये तो मेरे को आता है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे आप ऐसा करेंगे, चाहे आप असाइनमेंट कर रहे हो चाहे आप एग्जाम में बैठे हो, आप एक बार चारों ऑप्शन नजर मार लेंगे, ठीक है, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो, चाहे आपने पक्का देख लिया हो कि भैया इसका तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चारों ऑप्शन उसको नजर मारेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है बच्चे। आगे चलें तो इसका बच्चे ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट। आगे चलो, आगे चलो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर? आकृति, हाँ करो बच्चे, हैंड रेस करो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से इसको। ओके शिवानी बताओ। शिवानी बताओ बेटा। मैम डी। बी, बी या डी? डी मैम। ओके बाकी कौन बताएगा? साहिबा। मैम ए होगा इसका। ए होगा बच्चे, ए होगा। ए कैसे होगा भैया? लिक्विड मिक्सचर है, मैंने अभी बोला एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉईल करेगा और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है। एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट दैट रिटेन द सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड स्टेट। तो बच्चे कुछ आपको लग रहा होगा ऑप्शन ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन भैया उन्होंने पूरी बात नहीं बोलो कि ये मेन बात नहीं बोलो कि, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन इस वाली बात के बिना अधूरी है, समझे कि नहीं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन इस बात के बिना इनकम्प्लीट है कि उसकी कंपोजिशन सेम होगी वेपर और लिक्विड फेज में, ठीक है बच्चे? हाँ एजियोट्रोपिक बाइनरी मिक्सचर होते हैं तो इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस क्यों लिखा है? हाँ ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है, बाइनरी मिक्सचर ही होता है बच्चे, थोड़ा इसको इग्नोर कर सकते हो। मैम फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि हायर एंड लोअर देन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब दोनों से होना चाहिए ना अगर लोअर हो रहा है तो। नहीं नहीं, जैसे देखो बच्चे जो मैंने आपको वो बताया था, क्या नाम है, एग्जाम्पल कराया था ना मैंने आपको अभी मिनिमम और बॉयल, मिनिमम और मैक्सिमम का, तो उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल में क्या लिया था कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है या तो कम भी हो सकता है, अगर कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग होगा, अगर हायर देन होगा उसके कंपोनेंट से तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग होगा, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है इस लाइन का। ओके मैम। ठीक है बेटा, तुम्हें क्या लगा था बेटा? हाँ दीपांशु बोलो बेटा, डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, हो गया क्लियर? मैम फर्स्ट ऑप्शन में मतलब इसी में डाउट हुआ था कि वो क्या तो कह रहे हैं किसी एक कंपोनेंट से, मतलब या तो सल्यूट से ज्यादा होगा, मतलब 2 कंपोनेंट मिलाए थे जैसे हमने एथेनॉल एंड वाटर में जैसे हमने देखा था, तो इस क्वेश्चन में को ये लगा कि सिर्फ एथेनॉल से ज्यादा होगा, अगर किसी इन दोनों के बीच का आता है तो हम नहीं फॉर्म करेगा ना एजियोट्रोप। हाँ हाँ हाँ, उसके अगर बीच में आएगा तो नहीं होगा, लेकिन ये देखो ये लिखा हुआ है लोअर ऑफ और हायर देन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो भी आपने कंपोनेंट लिए हैं, सपोज ए और बी लिया है, तो या तो इनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर का या इनसे कम होगा, ठीक है? क्लियर है बच्चे? और ध्यान रखना बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर पे होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई आपकी, सी और डी वाली, ठीक है? और यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या बोल रखा था कि भैया ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस बॉयल एट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जबकि एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो जो सबसे ज्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर है, जो बिल्कुल करेक्ट है, वो क्या है बच्चे? ए ऑप्शन है। क्लियर हो गया सबको? बताओ। यस मैम। आगे चलें, चलो ये वाला देखो बच्चे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एजियोट्रोप? ध्यान से पढ़ना, घाई मत करना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, आराम से पढ़ो। होगा हाँ मैम बी ऑप्शन। बी बोल। Yes.
सेकंड ना, मैम बी। वेरी गुड। Yes. अभी तो हाँ बिल्कुल सही है कि भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो इजी था, बाकी सारे जो है गलत है। आई थिंक एजियोट्रोप वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तुम्हें, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब जल्दी से ये क्वेश्चन करो बच्चे, जल्दी से करो। द वेपर प्रेशर ऑफ water at 20 degrees Celsius is 17.4 mmHg when 20 gram of non-volatile solute is dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला पानी में तो वेपर प्रेशर जो होगा घट के कितना हो गया, 0.3 mmHg हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस? बताओ, सोल्व करो। क्या दे रखा है आपको? जो दे रखा है गिवन है, पहले लिखो बच्चे। पी नोट आपको दे रखा है 17.54 mmHg, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि W2 तुम्हें दे रखा है, M2 तुम्हें निकालना है, W1 कितना है बच्चे? वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, और पानी का मोलिकुलर मास तुम्हें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। क्या बोल रखे? द वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय का मतलब है भैया जो चेंज होगा वो कितना होगा, P1 नोट माइनस P1 0.3 mmHg, मतलब तुम्हें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है कि कितना वेपर प्रेशर जो है कम होगा। समझ में आई ये लाइन? बस यही इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी। फॉर्मूला है ये वाला, कर लोगे? ओके, अलका ने बोला 2105 नहीं होगा बच्चे, 2110 पॉइंट समथिंग होगा। बाकी देखो आया है क्या किसी का आंसर? यूनिट को साथ लेके चलना, एक ही फंडा है भैया फिजिकल केमिस्ट्री का। फॉर्मूले अगर पता है तो उसके मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या कौन सी टर्म इंडिकेट कर रही है, दूसरा उसकी यूनिट साथ लेके चलना है। सोल्व कर रहे हो ना? और कैलकुलेटर मत यूज करना, कैलकुलेटर तो खराब कर देगा सिस्टम सारा। यूनिट को साथ लेके चलो, आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा बच्चे ग्राम पर मोल में। किसी ने निकाला क्या? देखो इस तरह से करोगे, सारी वैल्यू पुट कर देना, 2110 के अप्रोक्स आ जाएगा आंसर। कर लोगे सारे बच्चे? कर Yes, लोगे? ma'am. चलो इजी था, बस कैलकुलेशन देखना। इसका तो मैंने सोल्यूशन ही दे दिया बच्चे, ओहो चलो कोई बात नहीं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, देख लो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट। अब कौन बताएगा 2% वेट बाय वेट का क्या मतलब है? अरे बता दो 2% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, पढ़ा था ना Weight पहली upon क्लास में। weight. इसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम ऑफ 2 सोल्यूट ग्राम ऑफ प्रेजेंट इन 100 grams. 1000 या 100? 100. हाँ 100. मोलैलिटी नहीं है बेटू ये तो। पानी कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट का 100 मास होगा। कितना होगा? 100 में से 2 98। 98. W2 क्या है? तो सॉल्वेंट क्या है बच्चे यहाँ पे? पानी है, पानी पानी। सो एक्वस है ना तो पानी, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। W2 तुम्हें कितना दिया? 2 ग्राम। और M2 तुम्हें क्या करना है? निकालना है। और क्या दे रखा है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर, कितना लगा रहा है वो प्रेशर? 1.004, यानी कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है बच्चे P1 है वो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। और ध्यान रखना कि वाटर का जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, 1.013। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, फॉर्मूला है, पुट कर लोगे क्या? तो बताओ बताओ जल्दी। Yes, ma'am. यस मैम।
तो Yes, बच्चे ma'am. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले आप वही लिखेंगे जो आपके पास गिवन है, देन देखेंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव में मार्क्स कम जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ये वाला करो, खुद से करो और मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 2 मिनट दे रही हूँ तुम्हें। पहले तो ये लिखो गिवन क्या क्या है। प्योर लिक्विड को पी नोट से दिखा दो बेटा, जल्दी करो। पांच मिनट। वेरी गुड। अरे तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। कर लिया सबने? एक बार जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बता दो, थम्स अप दे दो जिनका हो, जो कर लेंगे बता दो जल्दी। इसका मतलब ध्यान रखना, इट इज लोअर्ड टू का मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये 69.6 है बच्चे, ठीक है, 6.96 नहीं है। ये वाला करो, ये भी बहुत इजी है। ये सारे तुम्हारे PYQ हैं। बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है बेटू 640 mmHg। करो जल्दी सोल्व, मेरे से पहले होना चाहिए तुम्हारा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास भी दे रखा है। M2 आपको निकालना है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास। सॉल्वेंट का दे रखा है मास 39 ग्राम, और बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का दे रखा है 600 mmHg। बस लगा लो फॉर्मूला सॉल्यूशन का, आप लिखो P1 से के नाम से। ठीक है, करो कितना आएगा। हो जाएगा क्या वैसे ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. आप इसको बच्चे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 69 के आसपास। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, बताना एक बार। किसी कोई अपनी नोटबुक में लिख रहा है क्या? 8 क्वेश्चन क्या आए थे। तो बच्चे जितने मैंने क्लास में करवा सकती थी उतने मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया आपको। ठीक है, अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। कहाँ से करोगे? एनसीईआरटी में भी है वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन। तो अगर किसी ने बुक ले रखी है PYQ की, नीट की या जेई की, या जो भी आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां से देख लेना इसके टॉपिक। लेकिन हाँ, पहले आपको बच्चे ध्यान देना है, पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है, बाद में इधर उधर झांकना है। पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी बेस्ड आता है 60% पेपर। ठीक है, और हमें इस 60% को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। तो बाद में इधर उधर देखेंगे, पहले हमारा मेन फोकस रहने वाला है एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, तो जो ये नए बच्चे आए हैं आज मेरे पास, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया, कैसा लगा बेटा? मैम हाँ, अच्छा लगा। 78.2 नहीं आएगा बेटा, एक्चुअली मैंने सोल्व नहीं करके देखा, मुझे आंसर पता है 69 के आसपास आएगा। सोल्व करना उसको, 68, 69, 70 के आसपास आके रुक जाएगा। ट्राई करना, ठीक है?
ठीक है शिवानी, ओके। यस कैलकुलेटर मत करना, चाहे कैलकुलेटर यूज मत करना, चाहे कितनी देर लग जाए। कैलकुलेटर यूज कर ले तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ओके बच्चे, आकृति, ताइबा, सलोनी, लोकेश, दीपांशु, बच्चे कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो बेटा। थैंक यू मैम। ओके Okay, thank बेटा। you. और खुशी इस बात की है कि सारे बच्चे 19 के 19 बच्चे थे यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे ही पढ़ना है मन लगा के, ठीक है। रेगुलर रहना है सबसे पहले। रेगुलर रहोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बात बनेगी। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन। Okay, ma'am. ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ मिलेंगे, क्योंकि अब आप एक और मेरी क्लास अटेंड करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसका ग्राफ देखेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे कैसे आया, और फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे जैसे अभी किया। ठीक है, चलो बाय बेटा। Bye, ma'am. हाँ हाँ, बाय एवरीवन, बाय बाय। मैम फोटोन 1 में आप नहीं पढ़ा रहे? मैं ही पढ़ा रही हूँ बच्चे, मैं ही सारे बैचेस को पढ़ा रही हूँ। मतलब आई मीन तुम्हारे ग्रुप्स बन गए हैं ना, तो इस वजह से कुछ बच्चे मेरे पास है, कुछ बच्चे सोमेश सर के पास है। महक, आपकी Yes. क्लास थी क्या सोमेश सर के साथ? यस मैम, कल क्लास थी। मैंने आपके पास मैसेज भी करा था, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं करा। अच्छा, मैं आप पूछ रही थी कि आप पढ़ाते हो या नहीं। मेरे को उस सर का पढ़ाया हुआ कुछ अच्छे से समझ